दोस्तों पहले तो इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो अगर आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आपने देखा होगा जो आपका पहला लेक्चर था। बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप इतिहास में आपका इंटरेस्ट है, आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और अच्छे से उसको तैयार करने वाले हैं तो टाइमलाइन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो खैर वो वीडियो आप इस लेक्चर के बाद देख लेना, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका इतिहास है, जो आपकी हिस्ट्री है, उसे अच्छे तरीके से आप तभी समझ पाएंगे, तभी रिमेंबर कर पाएंगे जब टाइमलाइन आपको पता हो कि कौन सी घटना कब तक है और जो टाइम डिवाइडेशन किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय इतिहास के बारे में तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीन खंड आपको देखने को मिलेंगे इतिहास के अंतर्गत। यानी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, भारतीय इतिहास आप पढ़ने वाले हैं तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये जो खंड हैं किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, देखो फ्रेंड्स, ये आपकी हिस्ट्री की टाइमलाइन हो गई, ठीक है ना। ये अनंत काल से स्टार्ट हो रही है और अब तक टिल नाउ ये चल रही है, ठीक है। जो चीज़ें आज आप पढ़ रहे हैं, जो घटनाएं आज घट रही हैं, आगे चलकर ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री बनने वाली है। वर्तमान समय में तो जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें तो पता नहीं आज से 10 साल के बाद बच्चे कैसे याद करेंगे, क्योंकि हर देश में बहुत कुछ बहुत जटिल चल रहा है। हम और आप इसी समय में हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। 10 साल बाद लोग कैसे उसका एनालिसिस करेंगे आई डोंट नो, लेकिन फ़िलहाल इतिहास की जो टाइमलाइन है इसको पहले तो आप समझ लीजिए। देखो, जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसको आप इस प्रकार से बांट सकते हैं। प्राचीन भारत यानी कि 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक। अब दोस्तों ये जो बीसी और एडी है, पहले तो इसको क्लियर कर लें। देखो ये आपकी टाइमलाइन है, हिस्ट्री वाली नहीं, नॉर्मल टाइमलाइन। यहाँ पर अगर आप मानते हैं कि ये शून्य है तो माना जाता है कि ये जो है ईसा मसीह से संबंधित वर्ष है। यानी कि माना जाता है कि जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म हुआ था कब, 0 में, ठीक है ना। तो इसके बाद जो समय है वो 1, 2, सन 2, सन 3 और इसी प्रकार से सोवान आज 2026 चल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के कितने वर्ष बीत गए, 2026 साल। तो उनके जन्म के पहले जो इतिहास है, जैसे मान लेते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो अब जो संडे है वही हमारे पास रहेगी, एक डेडलाइन है। तो संडे से कितने दिन पहले, ठीक है, तो संडे से 7 दिन पहले, संडे से 8 दिन पहले, संडे से 20 दिन पहले। तो इस प्रकार से मतलब एक डेड एंड आप मान के चलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो 0 है ना, 0 के पहले का जो समय है इसे आप BC से इंडिकेट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये जो टाइमलाइन है अब आप समझ गए होंगे। तो 600 BC से लेकर 712 AD तक, यानी कि ये जो समय है अगर इसको आप समझना चाहें तो 600 साल के बाद क्रमशः हम 0 की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद 712 साल आगे बढ़ेंगे। मतलब दोनों को जोड़ के देखा जाए तो लगभग यहाँ पर कितना बन रहा है आपका, ये 12 हो गया और 13 हो गया, ठीक है। तो 1312 वर्ष का जो इतिहास है ये प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। फिर हम पहुँच जाएंगे कहाँ पर, 712 AD में। तो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम, आपको याद होगा मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और 1707 में क्या होता, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब की डेथ के बीच की जो हिस्ट्री है उसको आप मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट हो पा रहे होंगे अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो, ठीक है। अभी भी नहीं कनेक्ट हो पाए हैं तो एक बार फिर से इसको मतलब अच्छे से देख लो, बैकवर्ड करो, पीछे ले जाओ और फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1707 के बाद का जो इतिहास है, टिल नाउ अब तक का जो इतिहास है उसे कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें सबसे पहले जो शासक आता है, आपको पता है कि 1707 में क्या हुआ था कि औरंगजेब मर जाता है। उसके बाद उसका जो बेटा है, ठीक है ना, बहादुर शाह प्रथम, तो वो काफ़ी ओल्ड एज में बादशाह बनता है और तब से लेकर अब तक का जो इतिहास है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राचीन भारत का जो इतिहास है, यहाँ से प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक कंप्लीट आपके लिए लेक्चर तैयार किया है उन सारे स्मरणीय समझते हैं, सारे पॉइंट जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं कि आपको बार बार याद रहें। तो अगर इन पर मैं प्रश्न बनाऊँ ना तो कम से कम 1000 प्रश्न तो आपके बन ही जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इनका एक कंपाइलेशन कर लिया है ताकि ये चीज़ें आपको बहुत कम समय में रिवीजन करने के लिए मिल जाए। और एग्ज़ाम से पहले यकीन मानिए इतनी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट तो करेंगी ही, आपके नॉलेज को भी बहुत इंक्रीज कर देंगी। दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में जो अभिलेखों के बारे में है कि अमुक अभिलेख कहाँ पाया जाता है, अमुक अभिलेख किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपने बहुत बार देखा होगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही प्रश्न पहले लेकर आपके सामने रखूँगा और यहाँ पर पूरी लिस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन वाइज नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले कुछ स्मरणीय अभिलेख यानी कि कुछ ऐसे अभिलेख जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखो फ्रेंड्स, एक प्रश्न आता है कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह किस राजा से संबंधित है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का जो वर्णन है ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। इसके अलावा जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख ये रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख का संबंध दोस्तों गौतम श्री बलश्री से है। अब यहाँ पर मैं बहुत अधिक जो है ना अंदर जाके आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ आपको वो सारी घटनाएं या वो सारे तथ्य बताऊंगा जो कि ज़रूरी हैं कि आपको पता रहें। बार बार आप इन्हें सुनेंगे, चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत ही कम समय का रहे ताकि आप इसे कम समय देकर पूरा कंप्लीट कर सकें। डिटेल में जाएंगे तो पूरी हिस्ट्री है और वो लगभग 12-13 घंटे लेगी, तो उतना लंबा तुम्हें चलना नहीं है। प्रयास है कि आधे घंटे में सारी जो टाइमलाइन है उसको हम देख लें, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों इसका जो संबंध है ये महाराज समुद्रगुप्त से है। और मंदसौर अभिलेख ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, ठीक। एहोल अभिलेख ये कई बार पूछा गया है, इसका संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध जो है प्रतिहार नरेश मिहिर भोज से है। आने वाले समय में मैं आपको हिस्ट्री से संबंधित कई सारे क्लासेस देने वाला हूं, और जैसे कि होता है ना एक क्रम कि किस शासन को पहले क्रम पर रखा गया, इसके बाद दूसरे क्रम पर, तीसरे क्रम पर, तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी। इतिहास आपको ना क्या लगने लगेगी, सूजी का हलवा, ठीक है ना, फिलहाल गाजर वाला भी मान सकते हो। तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख ये संबंधित है किससे, स्कंदगुप्त से। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो भीतरी अभिलेख है कहाँ पर है, तो यूपी में है। यूपी में कहाँ पर है, तो गाजीपुर में है। देवपाड़ा प्रशस्ति जो अभिलेख है ये विजयसेन से संबंधित है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को पक्का मिल जाते हैं। एक आध प्रश्न खास तौर से मैं देखता हूँ मंदसौर, ग्वालियर और ये भीतरी अभिलेख, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें तो बात करेंगे हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। ये भी एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो बिफोर एग्ज़ाम इनका रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों आप समझेंगे यहाँ पर हड़प्पा जो ये एक प्राचीन शहर है, तो ये रावी नदी के तट पर, ठीक है ना। रोपड़ ये सतलज नदी के तट पर। लोथल जहाँ पर एक डॉकयार्ड भी मिला है, ये भोगवा नदी गुजरात के तट पर। इसके अलावा सुतका कोह, ठीक है ना, ये सादी कौर नदी है। इसके अलावा रंगपुर ये सुखभादर नदी है। कुड़ाल नामक स्थान सरस्वती, कुड़ाल, बनावली और भगवानपुरा ये तीनों जो स्थान हैं ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है। आमरी जो है नामक स्थान ये सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। मोहनजोदड़ो दोस्तों ये सिंधु नदी के तट पर है। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। सुतका गेंडोर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पता कर लेना, रट लेना, दास्क नदी के तट पर है, ठीक है ना। इसके अलावा आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर। चनहुदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर। मांडा नामक स्थान चेनाब नदी के तट पर। दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर। और राखीगढ़ी जो है ये घग्गर नदी के तट पर है। अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही कम समय में ये सारे फैक्ट बता दिए, जो कि अगर आप पढ़ने लगेंगे डिटेल में ना तो 2-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रमुख धातु और उनके प्राप्ति स्थल, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं कि प्राचीन भारत में खासतौर से हड़प्पा संस्कृति के दौरान ये जो धातुएँ थी या पदार्थ जो थे वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते थे। तो तांबे की प्राप्ति दोस्तों होती थी कहाँ से, खेतड़ी से, जो कि पड़ता है राजस्थान में, बलूचिस्तान और ओमान। तो बलूचिस्तान में भी मिलता था तांबा और ओमान में भी मिलता था, ठीक है ना। भारत में खेतड़ी राजस्थान में ये
तांबा पाया जाता था। लाजवर्द एक कच्चा माल होता है जो कि अफगानिस्तान के बदख्शा में पाया जाता था। टिन ये ईरान और अफगानिस्तान में। चांदी जो है दोस्तों ये राजस्थान की जो जावर खान है और अजमेर की खानों से मिलता था। साथ साथ अफगानिस्तान और ईरान से भी जो चांदी थी वो लाई जाती थी। सीसा दोस्तों ये अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर और राजस्थान से। शिलाजीत आप जानते हैं ना, ये कोई एक पदार्थ होता है जिसको खाने पर ताकत शरीर में आती है। तो ये शिलाजीत जो है ये हिमालय पर्वत से। गोमेद गुजरात में पाया जाता था, ठीक है, या यूँ कि लाया जाता था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति उनकी कहाँ पर है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। जिससे कि दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा के ही बारे में। तो हड़प्पा जो है दोस्तों अगर हम इसको देखें तो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स जो हैं ये इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। दयाराम साहनी ने 1921 में साहिवाल जनपद, और ये कहाँ पर स्थित है तो ये पाकिस्तान में स्थित है। माधो स्वरूप वत्स ने 1926-27 में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो इसकी जो खोज हुई थी और उत्खनन करवाया था वो राखाल दास बनर्जी ने करवाया था। कब? 1922 में। अगले ही साल हड़प्पा के अगले ही साल मोहनजोदड़ो भी मिल गया था और उसकी खुदाई आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में करवाया गया था। ये स्थान आपको लरकाना जनपद, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में मिलेगा। चनहुदड़ो दोस्तों ये खुदाई करवाएगी N.G. मजुमदार के द्वारा। कब? 1931 में। ये भी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कालीबंगा इसकी खुदाई करवाई गई बीबी लाल और B.K. थापर के द्वारा 1961 से लेकर 69 के बीच में, और ये स्थान मिलेगा आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कोटदीजी मिलेगा। तो ये कहाँ पर है तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर नामक स्थान में है। 1957-58 में इसकी खुदाई करवाई गई थी फजल अहमद के नेतृत्व में। रंगपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार मार्क कर लो। कई बार पूछा जाता है कि रंगपुर की खुदाई किसने करवाई थी, तो S.R. राव ने। ये स्थान मिलेगा आपको गुजरात के सुरेंद्र नगर में। 1934-35 में इसकी खुदाई करवाई गई थी। नेक्स्ट है आपका रोपड़ दोस्तों इसकी खुदाई हुई थी यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। कब हुई थी तो 1953 से लेकर 55 के बीच में। कहाँ पर स्थित है तो ये पंजाब के रूपनगर में स्थित है। लोथल आप जानते ही हैं, लोथल की खुदाई S.R. राव के नेतृत्व में की गई थी। कब? 1954-55 में। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, ठीक है ना, और यहीं पर डाकयार्ड भी मिला था। आलमगीरपुर दोस्तों इसकी खुदाई भी यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। ऊपर आपने पढ़ा कि रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों की खुदाई Y.D. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने ही करवाई थी। तो हालांकि आलमगीरपुर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ में। इसकी खुदाई हुई थी 1958 में। नेक्स्ट दोस्तों है सुतकागेंडोर। तो सुतकागेंडोर ये दोस्तों मिलेगा आपको 1927 पाकिस्तान में और 1962 मकराना समुद्र तट। तो ये जो दोनों स्थान हैं ये दोनों पाकिस्तान में ही हैं। तो इसकी खुदाई हुई थी 1927 में पाकिस्तान में और 1962 में जॉर्ज डेल्स के नेतृत्व में। पहले तो 27 में ऑरेल स्टाइन ने करवाई थी, इसके बाद 62 में जॉर्ज डेल्स ने करवाई थी, ठीक है। बनौली दोस्तों ये मिलेगा आपको हरियाणा के फतेहाबाद में। 1974 से लेकर 77 के बीच में खुदाई हुई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में। और ये आपका धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये मिलेगा आपको गुजरात के कच्छ में। तो यहाँ पर भी 2 बार खुदाई हुई थी 67 और 68 में J.P. जोशी के नेतृत्व में। रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में 1990-91 में भी यहाँ पर खुदाई करवाई गई। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो कैसे मिलेगी सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पूरी PDF आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं, आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कौन सा वेद है जो कि मुख्य रूप से ऋग्वेद पर आधारित है, तो दोस्तों ये आपका सामवेद है। तो सामवेद मुख्य रूप से ऋग्वेद पर ही आधारित है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऋग्वेद प्लस कुछ नई चीज़ें जोड़कर सामवेद बना दिया गया। तो उस ऋग्वेद का दोस्तों जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद, और इसका पुरोहित जो होता है उसको कहते हैं होता, ठीक है, ये याद रखना। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसका पुरोहित होता है अध्वर्यु, ठीक है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और इसका जो पुरोहित है उसे कहते हैं उद्गाता। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है
और इसके पुरोहित होते हैं ब्रह्मा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको। नेक्स्ट है वैदिक कालीन संहिता। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसका दोस्तों जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे कहते हैं ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी है। आर्यड़क जो इसके हैं ये भी ऐतरेय कौशितकी के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा जो उपनिषद है वो भी ऐतरेय और कौशितकी ही हैं। तो ध्यान देना कि ब्राह्मण, आर्यड़क और उपनिषद ये सारे नाम एक ही प्रकार के हैं ऋग्वेद के। इसके अलावा दोस्तों सामवेद के बारे में बात करें तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है तांड और जैमिनी। तो जैमिनी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसका जो आर्यड़क है वो कौन सा है, तो तांड का है जैमिनी और उपनिषद है आपका छांदोग्य। ठीक है, इसके अलावा जैमिनी, छांदोग्य, आर्यड़क और ये सबसे प्राचीन जो है जैमिनी ही माना जाता है इसका जो उपनिषद है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में तैत्तरीय, शतपथ, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे कहते हैं तैत्तरीय और शतपथ, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसी प्रकार से अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है गोपथ। तो आपने देखा यहाँ पर कि एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सा वेद है जिसका केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो है आपका अथर्ववेद। क्या नाम है उसका, गोपथ। ठीक है, और इसका जो उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद, ये आप याद रखेंगे मुंडकोपनिषद, और मुंडकोपनिषद से ये सबसे छोटा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पुराना वेद है, तो उसमें कौन कौन सी नदियाँ थीं जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों याद रखना कि उस समय जो प्राचीन नाम थे और अब नदियाँ तो वही हैं लेकिन नाम बदल गए हैं। जैसे कि दोस्तों कुरुमु नाम की नदी जो कि अब कुर्रम नाम से जानी जाती है, इसका वर्णन ऋग्वैदिक काल में मिलता है। बेतस्ता को ये अब कहते हैं झेलम। इसके अलावा परुषणी नदी अब कहते हैं रावी नदी। आपको याद होगा परुषणी नदी, रावी नदी, यहीं पर दशरथ की युद्ध हुआ था राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में, और मुख्य जो कारण था ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र का नाम आता है। बिपाशा, बिपाशा दोस्तों प्राचीन नाम है, वर्तमान में इसे व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। और यह आपका दृष्टद्वती, दृष्टद्वती नदी को अब आप घग्गर कहते हैं। सुवास्तु को कहते हैं आप स्वात। कुंभा ये प्राचीन नाम है काबुल नदी का। अस्किनी ये प्राचीन नाम है किसका, चिनाब नदी का। सतुद्री दोस्तों ये सतलज नदी का नाम है। सदा नीरा गंडक नदी को कहते थे। और गोमती अब वर्तमान में जो नाम है इसका नाम गोमल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपका ऋग्वैदिक कालीन देवता, जैसे कि इंद्र, इंद्र जो थे ये युद्ध के नेता और वर्षा का देवता माना जाता था। किसको, इंद्र को। अग्नि तो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। आपने देखा होगा कि जब भी यज्ञ वगैरह होता है तो आपके भी घर में अगरबत्ती वगैरह सुलगाई जाती है ना, तो माना जाता है कि जो चीज़ें अग्नि में आप आहूत करते हैं वो देवताओं तक पहुंच जाता है। तो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माने जाते हैं अग्नि। वरुण आप जानते ही हैं जल के देवता माने जाते हैं। आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता, ये कौन है, ये हैं वरुण। दौ नाम से जाना जाता है दोस्तों, आकाश के देवता को कहते थे दौ। सोम नाम से जाना जाता है वनस्पति की देवता को। उषा नाम से प्रगति और उत्थान की देवी हैं उषा। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण ये पशुओं के देवता हैं। और विष्णु कौन है, तो विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मरुत, आंधी और तूफान का देवता। रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता। ठीक है ना। दोस्तों बात करते हैं दिशा और उनके राजाओं के नाम। तो अक्सर एग्जाम में आजकल कुछ नए तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि जो पूर्व दिशा है तो इसके लिए जो उत्तर वैदिक शब्द है वो है प्राची। ठीक है, राजा का नाम होगा सम्राट, यानी कि पूर्व का जो राजा है, प्राची का जो राजा कहा जाएगा उसे कहेंगे आप सम्राट, ये आप ध्यान रखना। फिर देखो पश्चिम दिशा में उत्तर वैदिक शब्द जो प्रयुक्त होता था पश्चिम दिशा के लिए वो था प्रतीच्य। तो प्रतीच्य का जो राजा होगा उसे कहते थे स्वराट। क्या कहते थे, स्वराट, मतलब पश्चिम दिशा का राजा, प्रतीच्य का राजा। उत्तर दिशा के बारे में बात करें तो उत्तर दिशा के लिए उत्तर वैदिक शब्द है उदीच्य, और उत्तर दिशा का राजा उदीच्य का राजा होता था विराट। और ये देखिए मध्य का एरिया जिससे कहते थे आप राज्य, और राज्य का जो राजा होता था उसे कहते थे राजा। तो सम्राट, एकराट, विराट, राजा और भोज में क्या अंतर था अब आप समझ लेना। दक्षिण दिशा
के लिए जो शब्द प्रयोग में आता था, उत्तर वैदिक शब्द, तो ये है भोज, और इसका जो राजा होता था उसे कहते थे राजा भोज। समझ गए आप ना। तो सम्राट, एकराट, विराट, राजा और भोज में क्या अंतर है, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं जो 6 दर्शन हैं और उनके संस्थापक हैं। अभी आप यूपीपीएससी का पेपर देखेंगे तो मैच करने के लिए ये प्रश्न आते हैं, ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं होगा तो मतलब हो नहीं पाएगा। तो देखो, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं, संस्थापक हैं, वो कपिल हैं, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रणेता दोस्तों माने जाते हैं गौतम। योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं कणाद या उलूक। पूर्व मीमांसा के प्रणेता माने जाते हैं जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के कौन हैं, तो बादरायण। ये तथ्य भी आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। अभी एलटी ग्रेड में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको आप अच्छे से रट लें। तो आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में अब तक कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ चर्चा में हैं। हालांकि 6 हुई हैं, हम 5 और 6 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल 4 के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो बौद्ध संगीति होती है, इनका पहले समय देखते हैं। तो आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध, यानी कि जो जिन्हें सिद्धार्थ बचपन में कहा जाता था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, बीसी में हुआ था। और उनकी जो डेथ हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों 483 ईसा पूर्व में ही जो पहली बौद्ध संगीति थी आयोजित की गई थी। किसके द्वारा, तो अजातशत्रु उस समय जो है राजा था, कहाँ का, मगध का। तो स्थान था राजगिरी। राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था, करेक्ट। इसके बाद दोस्तों बात करें हम दूसरी बौद्ध संगीत, तो 100 साल के बाद होती है। 483 के 100 साल के बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। और इस समय अध्यक्ष कौन था, सर्वकामी था। और सम्राट कौन था, तो कालाशोक था, ठीक है ना। इसका दोस्तों इसके काफ़ी समय के बाद तीसरी जो बौद्ध संगीति होती है, मतलब 100 साल से ज़्यादा समय के बाद होती है, तो 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में सम्राट अशोक ने, मौर्य सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। तो कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि वह कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसका आयोजन सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, तो ये तीसरी बौद्ध संगीति थी। और ये जो अध्यक्ष है ना, इनके नाम भी अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये जरूरी है। एग्जैक्टली ये जो पूरी लाइन है बौद्ध संगीतियों से संबंधित, चारों बौद्ध संगीतियाँ, ये तो आपकी जुबान पर ही रहनी चाहिए, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीत दोस्तों कहाँ पर हुई थी, तो ये कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र की अध्यक्षता में, राजा था कनिष्क, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ये ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी। वसुमित्र और अश्वघोष, उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। जब पहली शताब्दी में कश्मीर में कुंडलबन में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, देन उस समय की बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये देखिए आपका महाजनपदों का उदय। तो जो आपके 16 महाजनपद हैं, आप ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपदों के बारे में जो वर्णन मिलता है वो बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में मिलता है। देखो फ्रेंड, 2 किताबों के नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। पहली किताब जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि इसे कहेंगे आप बौद्ध ग्रंथ, तो जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो किताब है इसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। ये किताब जो है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित भी एक किताब है, भगवती सूत्र में भी आपको 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन नामों में जरा सा अंतर मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो 16 महाजनपद दोस्तों, इनके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंग के बारे में, फिर अवंती, सूरसेन, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। नेक्स्ट है आपका अस्मक, चेदी, पांचाल, वज्र और वत्स, ठीक है। इसके अलावा मगध, वत्स, मल्ल और गांधार, ये आपके 16 महाजनपद हैं। अक्सर इनकी राजधानी दे दी जाती है और कहा जाता है कि या तो वर्तमान स्थिति या फिर जो इनकी राजधानी है उसको मैच कराओ। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि अंग की राजधानी थी चंपा। अब आपको याद आ रहा होगा किसका, कर्ण का नाम याद आएगा, अंग देश का राजा कर्ण, ठीक है। ये भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। अवंती के बारे में दोस्तों बात करें तो ये उज्जैनी, यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश है, महिष्मती के नाम से इसकी राजधानी को जाना जाता था। राजधानी थी अवंती की, कहाँ पर, उज्जैनी। और ये मालवा जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है, यहीं पर इसका लोकेशन था। सूरसेन, ये जो महाजनपद है, राजधानी इसकी मथुरा थी और ये ब्रजमंडल क्षेत्र में आता है।
काशी आप जानते ही हैं, राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र यूपी में आता है। कोसल राजधानी थी श्रावस्ती साकेत, तो अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश, और कुरु नामक जो महाजनपद था इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं। दोस्तों बात करें कंबोज के बारे में, तो कंबोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी है हाटक या राजपुर। जम्मू और कश्मीर का कुछ क्षेत्र तथा हजारा जिला पाकिस्तान का, ये जो है कंबोज जिले में आता था, कंबोज महाजनपद में आता था, ठीक है ना। असमक ये महाजनपद राजधानी होती है पोटिल या पोतन। नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद इसे माना जाता है। चेदी दोस्तों बात करें तो राजधानी है सुक्तिमती। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, यही जो लोकेशन है यही थी चेदी महाजनपद की लोकेशन, ठीक है। पांचाल महाजनपद दोस्तों ये स्थित था बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला जो स्थान है, इसकी राजधानी है अहिच्छत्र और काम्पिल्य। वज्ज की राजधानी है वैशाली, और ये जो वैशाली दरभंगा यानी कि बिहार वाला जो एरिया है, नेपाल का जो मिथिला क्षेत्र है, ये सारा जो एरिया है ये वज्ज महाजनपद के अंतर्गत आता था। और वत्स के बारे में बात करें तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी मतलब दोस्तों प्रयागराज, इलाहाबाद तथा इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है यूपी में, यहीं पर स्थित था वत्स महाजनपद। मगध आप जानते ही हैं, इसमें पटना, गया, नालंदा, बिहार, तो ये जो लोकेशन है पटना, गया, नालंदा, बिहार की, यहीं पर स्थित था मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में राजगिरी हो गई थी। मत्स्य महाजनपद दोस्तों तो इसकी राजधानी है विराटनगर। जयपुर, अलवर और भरतपुर वाला एरिया, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। मल्ल के बारे में बात करें दोस्तों तो पावा तथा कुशीनारा वाला, मतलब पावा तथा कुशीनारा इसकी राजधानी थी। एरिया वही है कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर। और गांधार तो इसकी राजधानी है तक्षशिला, यहीं से कौन आया था, शकुनी आया था, और यहीं पर आपके जो आचार्य चाणक्य थे कभी शिक्षक हुआ करते थे तक्षशिला महाविद्यालय में। तो पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य यह एरिया स्थित था। तो ये आपके 16 महाजनपद हो गए, ठीक है ना। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो 24 जैन तीर्थंकर हैं और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं। तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 24वें जो जैन तीर्थंकर हैं, 23वें पहले और 24वें, तो 1, 23 और 24 ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, बाकी तो थोड़ा मतलब संभावना कम रहती है कि एग्जाम में आए। तो पहले जो जैन तीर्थंकर हैं इनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वो बैल है, ये याद रखना। दूसरा है अजीतनाथ, प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभवनाथ ये तीसरे जैन तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। अभिनंदन दास तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बंदर। सुमति दास का प्रतीक चिन्ह है चकवा, एक पक्षी होता है। पद्मप्रभ ये 6ठे नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका प्रतीक कमल था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका 22, 23, 24 है, तो 22वें क्रम के जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए थे उनका नाम था नेमिनाथ, इनको अरिष्ट नेम के नाम से भी जानते थे। इन्हीं का प्रतीक है आपका शंख। पार्श्वनाथ ये 23वें आपके तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, इनका सर्प का फन ये है इनका प्रतीक चिन्ह। और महावीर स्वामी के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? सिंह है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें क्या होता है कि जो जैन तीर्थंकर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह सबसे आम टॉपिक है कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि आप जैसे ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे तो इनका जो बैल चिन्ह है, तो इसी प्रकार से आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जन्म स्थान और निर्वाण स्थल भी दिया जाता है। जैसे कि अयोध्या के बारे में बात करें तो यहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म माना जाता है। काशी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है। बीपीएससी में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल कौन सा है, तो ये पावापुरी है। समेत शिखर झारखंड में स्थित है, यहाँ 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। हाल ही में चर्चा में रहने के कारण ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो जो विशेष ऐतिहासिक तत्व आते हैं, जैसे ऋग्वेद में उल्लेख, तो किन 2 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम आएगा। ये जो 2 तीर्थंकर हैं ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं के बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने चातुर्याम यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा दी। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत जोड़ा था, कौन सा? ब्रह्मचर्य।
और स्त्री तीर्थंकर के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वीं तीर्थंकर जो मल्लीनाथ वो एक महिला थी, ठीक है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से भगवान महावीर से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि उनका जो पारिवारिक विवरण है, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रिक कुल से थे, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी, ज्ञान प्राप्ति जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं जैन धर्म में, जिम्ब्री ग्राम के समीप हुआ था, रिजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। और पहले शिष्य कौन थे, उनके दामाद जमाली, जिनका विवाह जो है अनुज्जा या प्रियदर्शना से हुआ था। और जैन धर्म और उसकी जो संगीतियाँ हैं वहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जैसे कि कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र इसके रचयिता कौन है, भद्रबाहु हैं। इसमें तीर्थंकरों की जीवनियाँ दी गई हैं। पहली जैन संगीति दोस्तों पाटलिपुत्र में होती है, दूसरी होती है वल्लभी गुजरात में। और जैसा कि आपने देखा था ऊपर मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ प्रमुख हैं, तो जैन धर्म में 2। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता की गई थी स्तूलभद्र के द्वारा। यहाँ जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था। इसके बाद बात करें तो जो द्वितीय जैन संगीति हुई थी ये गुजरात में हुई थी। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे इतर आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ें तो बात करेंगे जैन संगीतियों के बारे में। मैंने आपको बताया था पहली जैन संगीति कब हुई थी, 310 ईसा पूर्व में। दूसरी होती है 512 ईस्वी में। और पहली कब हुई तो पाटलिपुत्र में 310 ईसा पूर्व, दूसरी वल्लभी में हुई थी 512 ईस्वी में। बाकी मैंने आपको यहाँ पर सब बता रखा है। नेक्स्ट है शैव धर्म से प्रमुख संप्रदाय और जो इसके संस्थापक हैं, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे दोस्तों बात करें जो पाशुपत संप्रदाय है, इसके जो संस्थापक हैं ये लकुलीस हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है, तो याद रखना वासव, ठीक है। इसके बाद नाथ संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी विवादित रहा था। आपको याद होगा जब एडेड जूनियर भर्ती की परीक्षा हुई थी उस समय ये प्रश्न आया था, ठीक है ना। कुछ अन्य संप्रदाय मत और संस्थापकों में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि दशनामी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आदि शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो आदि शंकराचार्य ही माने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के जो मत हैं उसे कहते हैं विशिष्टाद्वैत और संस्थापक हैं रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय तो ये द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, जिसके संस्थापक माने जाते हैं आनंद तीर्थ माधव। रुद्र संप्रदाय इसका जो मत है शुद्धाद्वैत का है, वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी इसके संस्थापक माने जाते हैं। एक आपका सनक संप्रदाय है। सनक संप्रदाय तो ये निम्बार के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मत है द्वैताद्वैत। तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इतने सरल तरीके से जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ऐसा लेक्चर आप शायद यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब ये आपके काम का वीडियो है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप इसे लाइक कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं हमारी भी, और चैनल को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि कुछ और प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक हैं, तो इनको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये PDF में आपको दे दूंगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए जो प्रचारक हैं, जैसे कि सोन और उत्तरा को भेजा गया, कहाँ पर, बर्मा भेजा गया था। सुवर्ण भूमि के नाम से तब बर्मा जाना जाता था। इसके अलावा श्रीलंका में कौन गया था, तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। कश्मीर और गांधार में अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। किसको, मध्यांतिक को भेजा गया था। और यवन राज्य में भेजा गया था महारक्षित को। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बी वाला ऑप्शन है आपका, महेंद्र और संघमित्रा। और स्वर्ण भूमि में कौन गया था, सोन और उत्तरा गए थे, ठीक है ना। और दोस्तों अशोक के जो शिलालेख हैं तो उसमें से जैसे 13वां शिलालेख है, ये बहुत ज़रूरी है। 12वां भी ज़रूरी है कि इनमें क्या वर्णन किया गया है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो पहला शिलालेख दोस्तों आप देखेंगे तो पशुबलि की निंदा इसमें की गई है, ठीक है ना। तो पशुबलि की निंदा किस शिलालेख में हुई है, पहले शिलालेख में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये बात लिखी गई है किसमें, तो पहले पृथक शिलालेख में ये बात लिखी गई है। दूसरा शिलालेख दोस्तों कहाँ पर है, तो मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे कि चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख किसमें मिलता है, दूसरे शिलालेख में मिलता है। तीसरे शिलालेख में क्या मिलता है, राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश इसमें दिया गया है। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष करने की घोषणा। 5वां शिलालेख इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। राजाभिषेक के 14वें वर्ष में यह स्थापित किया गया था, जो 5वां शिलालेख था।
छठा शिलालेख दोस्तों, ये प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, ये बात कही गई थी सम्राट अशोक के द्वारा। सातवां शिलालेख, इसमें लिखा गया है आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश, ये दिया गया सातवें शिलालेख में। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, तो आठवें शिलालेख में। विभिन्न मंगलाचारों की आलोचना तथा धम्म मंगल की श्रेष्ठता पर बल, नौवां शिलालेख। धम्म के पालन का उपदेश, 10वां शिलालेख। अब दोस्तों यहाँ पर धम्म दान का उल्लेख, ये 11वां शिलालेख। अब 12वां और 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, तो 12वें शिलालेख में। इसमें स्त्री महामात की नियुक्ति का उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है, तो 12वां शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13वां शिलालेख दोस्तों, इसी में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। पड़ोसी राजाओं का वर्णन और आटविक राज्यों का उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समितियों के बारे में। तो जल सेना से संबंधित जो समिति होती थी उसे कहते थे प्रथम समिति। रसद सामग्री के संबंध से संबंधित जो समिति बनाई जाती थी उसे कहते थे दूसरी समिति। तीसरी जो समिति होती थी इसका संबंध पैदल सैनिकों की देखरेख से होता था। चौथी समिति अश्वारोही सेना की देखरेख से होता था। पंचम समिति गज सेना का प्रबंधन। षष्ठम समिति रथ सेना का प्रबंधन से संबंधित थी। दोस्तों सुदर्शन झील के बारे में भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यूपीपीएससी में तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान देना कि जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और इसका अधिकारी था उस समय पुष्यगुप्त, ठीक है। बाकी जो समय है जैसे कि रुद्रदामन ने सुविशाख के द्वारा, अशोक ने तुसाप के द्वारा और स्कंदगुप्त ने चक्रपालित के द्वारा इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, बाद में इसका जीर्णोद्धार कई शासकों ने करवाया था। तो उनके अधिकारियों के नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस प्रकार से अब हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो अब यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी राय बहुत ही अपेक्षित है मेरे लिए कि आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर रहा आपके लिए कैसा रहा, मतलब ये चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी, बोरिंग लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी। आगे भी इस प्रकार के लेक्चर आप देखना चाहेंगे या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही ठीक है, या फिर मैं आपको सीधे सीधे 200 प्रश्नों का एक वीडियो बना के दे दूं जिसमें केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हो, या डिटेल में आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। जो भी आपकी राय है वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं हर कमेंट को पढ़ूंगा और जो भी कमेंट आपके उपयुक्त लगेंगे उसके अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।